सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमने कॉस्टिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे कि ये बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए अगर आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। कुछ न्यू फेसेस दिख रहे हैं मुझे आज, तो आप लोगों ने कवर कर लिया? बेसिक वाली क्लास ले लिया आप लोगों ने? आपने नहीं ली अभी तक? आपने नहीं कवर किया है? मतलब कैसे? हाँ हाँ, अब दोबारा पढ़ना है? अच्छा, पढ़े हुए हो मुझसे आप? हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है फिर तो पढ़। हाँ, पर सिलेबस में चेंज है, बुक भी चेंज हो गई है, तो आपको दोबारा ही पढ़ना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है, वो चल जाएगा। जो न्यू चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो पूरा प्रॉपरली करना है। तो मैं बोल रहा था कि हमने कॉस्टिंग में बेसिक्स में पढ़ा था कि एक तो कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कि हम कॉस्ट किससे समझते हैं। तो हमने बोला हुआ है कॉस्ट इज एन अमाउंट विच इज इनकर्ड इन अ बिजनेस। मनी में मेजर होना जरूरी है, बिजनेस के लिए होना जरूरी है, और वो बिजनेस में यूज भी होना जरूरी है। तो जैसे हमने बोला कि मशीन खरीद ली, तो मशीन पूरा यूज नहीं हो सकता, तो उसमें जितना यूज होगा उसका डेप्रिसिएशन निकालो, वो अपनी कॉस्ट में ले लो। फिर हमने बोला कि रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो खरीदने से कॉस्ट नहीं होती है, जब उसको कंज्यूम कर लेते हैं तब वो हमारी कॉस्ट बन जाती है। इसके अलावा अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं, तो अगर कोई नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको कॉस्ट में लेना चाहिए, बट अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको हम कॉस्ट में एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये जनरल मीनिंग ऑफ कॉस्ट होता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट जब भी पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग ये सब्जेक्ट। तो हमने बोला 5 चीजें करनी होती है। पहला कॉस्ट निकालना, दूसरा कॉस्ट को बचाना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, तीसरा प्राइस निकालना, चौथा प्रॉफिट निकालना, और लास्ट डिसीजन मेकिंग करना, जो कि अपने पूरा एक चैप्टर ही है सिलेबस में डिसीजन मेकिंग के नाम से, जिसमें अलग अलग तरह के डिसीजन आपको लेने सिखाए जाएंगे। उसके मैंने एग्जांपल दिए, जैसे मेक और बाय हो गया, शट डाउन हो गया, इंडिफरेंस पॉइंट डिसीजन हो गया। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, फिर मैंने आपको कॉस्ट के नाम पढ़ाए थे कि कॉस्ट कितने तरह के होते हैं। तो अगर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, तो फिर बोलोगे 4 तरह के होते हैं। पर अगर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, तो फिर हम बोलेंगे 3 तरह के होते हैं। तो अगर वॉल्यूम बेसिस पे चले तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स। तो बेसिक ध्यान आ गया आपको कि वेरिएबल किसको बोलना है, सेमी वेरिएबल किसको बोलना है। वॉल्यूम के हिसाब से चेंज हो तो वेरिएबल बोल दो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो सेमी वेरिएबल बोल दो, हर वॉल्यूम पे सेम हो तो फिक्स्ड बोल देंगे, और अगर लेवल्स के हिसाब से चेंज हो रहा है तो स्टेप फिक्स बोलते हैं। अच्छा, फिर हमने बोला एलिमेंट वाइज बोले तो 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर उसको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, जो मेन लगे वो डायरेक्ट है, सपोर्टिव लगे तो इनडायरेक्ट है। इस तरह से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। तो अब मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बेसिक्स में ही एक और टॉपिक है, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेसिक्स में हमको एक और चीज सीखनी है आज नहीं, कि मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फर्क है। इसको मैं बेसिक में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वैसे तो पढ़ के आए हो इंटर से, इंटर में आपके चैप्टर था ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग करो, जिसमें आप लोग निकालते थे ब्रेक इवन पॉइंट, डिजायर्ड सेल्स, पीवी रेशियो, ठीक है, हाँ, कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे जो टर्म्स है ये मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आते थे। और अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की,
तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो टॉपिक है जिसमें आप रिकवरी करते थे, है ना। ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें रिकवरी रेट करके सिखाते थे, और उस रिकवरी को दूसरे नाम से हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। या तो रिकवरी बोल लो या फिर एब्जॉर्प्शन बोल लो। तो आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है और कब कौन सा अप्रोच लगाना होता है। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन आया कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्जिनल लगाना है या एब्जॉर्प्शन। या अगर मेरे क्वेश्चन आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो मुझे कैसे पता चलेगा मार्जिनल लगाऊं या एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो सीखते हैं कि फर्क क्या है, फिर बताएंगे कि कब कौन सा लगाना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये लिखना नहीं है आप लोग एक बार। मान लीजिए हमने सेल करी 8000 यूनिट्स एट द रेट ₹20, और हमने प्रोड्यूस किए हमने 10,000 यूनिट्स, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपीज, और नहीं 20 नहीं है 12 रुपीज है ये, और फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 रुपीज। आपको इसमें प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेट प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल है ना। बेचे हमने 8,000 20 रुपए में, तो 20 रुपए क्या है हमारी सेलिंग प्राइस। बनाए हमने 10,000, वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि पर यूनिट सेम रहता है, तो वो 12 रुपए के हिसाब से है, और फिक्स कॉस्ट मेरी 50,000 है। आपको प्रॉफिट निकालना है, बताओ कितना प्रॉफिट है। 14,000। एक आंसर आया मेरे पास 14,000 रुपए। आप क्या बोलते हो? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। एक सबका 14 आ रहा है क्या? आपका कितना आ रहा है? 10,000 का लॉस। 10,000 का लॉस। एक बी आंसर आ रहा है 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। और कोई कुछ अलग आंसर है? इसमें और आंसर है? अभी तक तो आंसर आया ही नहीं है। हाँ कितना? 24,000। सी आंसर मुझे मिल रहा है 24,000 रुपीज। एक और दे दो, केबीसी हो जाएगा अभी। 3 तो ऑप्शन हो ही गए। डी में लिख देता हूँ, चलो नन ऑफ द अबव। आपका इंस्टीट्यूट भी खेलता है आप लोग के साथ केबीसी? एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, है ना। बताओ। 24 सर। सॉरी क्या बोल रहे हो? 24 गोविंद थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही। 24,000। 24,000 बोल रहे हो आप? 24। चलो एक काम करते, थोड़ा ऑडियंस पोल भी खेल लेते हैं। केबीसी पे आई गए तो ऑडियंस पोल भी लगा लेते हैं। तो 14,000 किस किस का आंसर है? ऑनलाइन वाले हैंड रेज करें, अपना सिस्टम है वहां पे हैंड रेज करने का। 2 ऑनलाइन में 2 जने बोल रहे हैं और यहाँ 2 जने, 4 जने। 4 वोट्स है टू 14,000। अच्छा 10,000 का लॉस किस किस का आ रहा है?
1 2 3 और 4 5 5 5 जने बोल रहे हैं 10,000 का लॉस, और 24,000 किस किस का है? 1 2 2 4, और आप लोग का क्या? कुछ बोलोगे ही नहीं, कॉस्टिंग पढ़ के आए हैं ना, तो फिर कुछ तो बोलना पड़ेगा। ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव तो कभी मत टिक करके आना। हाँ, कुछ तो आंसर देना पड़ेगा, बोलो। 14, एक वोट बढ़ा दूं? 5, हाँ 14 6 7, आप भी कुछ नहीं बोले हैं? नन ऑफ द अबव है आपका, एक वोट आपका डाल देता हूँ, नन ऑफ द अबव। और आपके 14 14 में थे आप, ठीक है, 7-8 वोट आ गए इधर 14 पे। 24,000 में 2 जने बोल रहे हैं, नहीं ऑनलाइन में भी एक था, 3। तो देखिए नन ऑफ द अबव तो गलत ही है, आंसर इन 3 में है, तो नन ऑफ द अबव तो रॉन्ग है, ठीक है। और 10,000 का लॉस भी गलत है, इसमें लॉस भी नहीं है। आपका शायद 10,000 लॉस आया था आपका, हाँ क्यों आया 10,000 लॉस? बताना एक बार। एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो, वही सिखाना था मुझे। हाँ 10,000 का लॉस कैसे आया आपका? आपने सेल्स निकाली, आपने क्या करी, आपने सेल्स निकाली 8,000 इंटू 20, तो 1,60,000 हो गया, माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो बस यही मिस्टेक की बात कर रहा था। गलती ये कर देते हैं हम 10,000 इंटू 12 लिख देते। एक ये रूल याद रखना हमेशा का, प्रॉफिट हमेशा मैचिंग कंसेप्ट से चलता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है जितने यूनिट्स की सेल दिखाओगे ना, कॉस्ट भी उतने यूनिट्स का ही माइनस होता है। और ये कॉस्टिंग का रूल नहीं है, ये अकाउंट्स का रूल है। अकाउंट्स में भी ऐसे करते थे आप, मैं अभी याद दिलाऊंगा कैसे करते थे अकाउंट से, पर ध्यान रखना प्रॉफिट ऑलवेज मैचिंग कंसेप्ट से चलता है। 8,000 की सेल लिख रहे हो तो कॉस्ट 10 की माइनस हो ही नहीं सकती, वो 8,000 की माइनस होगी। देखो मैं बताता हूं अकाउंट्स में कैसे करते थे आप लोग ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते थे। तो जब आप ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते थे तो मान लो आपने 2 परचेजेस लिखे, 2 परचेजेस 100 रुपीज। 100 कैसे आया? 10 यूनिट 10 रुपए का खरीदा। अच्छा बाय सेल 90 रुपीज ही हुई, या और कम कर दूं मैं, बाय सेल 84 रुपीज हुई, क्योंकि हमने 7 यूनिट बेचे 12 रुपए में। 7 यूनिट हमने 12 रुपए में बेचे, इसलिए 84 की सेल हुई। तो बताओ लॉस कितना हुआ? क्या आपको लग रहा है ये मैच हो रहा है? कॉस्ट मैं लिख रहा हूं 10 की और सेल लिख रहा हूं 7 की, और मैं प्रॉफिट लॉस निकालना चाह रहा हूं। तो हम क्या करते थे ट्रेडिंग में, यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे कि हमारे 3 यूनिट बच गए 10 रुपए के, तो 30 रुपए यहां क्रेडिट में लिख दो, तभी तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आएगा कितना? 14 रुपए का। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 7 यूनिट बेचे 12 रुपए में, और 7 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपए, तो 7 इंटू 2 14 रुपए का ही तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट हमेशा मैचिंग कंसेप्ट से चलता है, यानी जितने यूनिट की सेल लिख रहे हो ना, कॉस्ट भी ध्यान रखना हमेशा उतने की माइनस होती है। तो आप 8,000 की सेल लिख रहे हो तो 10 की कॉस्ट माइनस नहीं करते हैं, तो यहां भी 8,000 ही लिखना है। तो जिनका ये लॉस आया था उसका यही रीजन था। तो हमारे कई क्वेश्चन है जिसमें हमको प्रॉफिट निकालना होता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 96।
तो अब बात आई फिक्स कॉस्ट की। ये हम सीख गए कि सेल 8,000 की तो कॉस्ट भी कितने की माइनस होगी। तो अब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी माइनस करोगे। क्यों, वो 8,000 के लिए नहीं निकालोगे। 40,000। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा, तो आप बोल रहे हो कि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। सर यही तो आपने लिखवाया हम लोग को कि फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे 8 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 12 बनाओ, ये तो यही रहेगा। तो इससे मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 14,000। बट अगर मैं फिक्स कॉस्ट में भी ऐसा कर देता कि 50,000 10,000 के लिए, तो 8,000 के लिए कितना होगा, तो 40,000 आता और फिर मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 24,000। तो अब मैं किसको सही बोलूं, तो दोनों सही है। फर्क है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अगर आप यूनिट्स का रूल लगा रहे थे तो आपने दोनों पे ये रूल लगा दिया, वेरिएबल पे तो लगाया ही लगाया, साथ पे फिक्स पे भी लगा दिया, तो वो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाता है। बट अगर आप बोलोगे नहीं हम तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में ही ऐसा सोचेंगे कि यूनिट्स के हिसाब से देखो, फिक्स कॉस्ट तो पूरा ही लिखेंगे सर हमेशा, तो उसी को फिर मार्जिनल बोलते हैं। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में यही फर्क है कि फिक्स कॉस्ट को लमसम लेना है या फिक्स कॉस्ट को यूनिट के हिसाब से लेना है। बात समझ में आ गई, लिखिए। मार्जिनल कॉस्टिंग refers to the technique of costing. Marginal costing refers to the technique of costing in which variable cost marginal costing refers to the technique of costing in which variable cost are calculated on the basis of volume, in which variable cost are calculated on the basis of volume, comma, but fixed cost are calculated on the basis of period, but fixed cost are calculated on the basis of period. Variable cost are calculated on the basis of volume, but fixed cost are calculated on the basis of period. वो टाइम के हिसाब से चलेगा। तो जैसे एक महीने की बात चल रही है तो एक महीने की फिक्स कॉस्ट लेंगे, एक साल की बात चल रही है तो पूरे साल की फिक्स कॉस्ट लेंगे। तो टाइम के हिसाब से बदलेगा फिक्स कॉस्ट, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बदलेगा। और नेक्स्ट लिखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। Absorption costing refers to the technique of costing in which both variable and fixed cost are calculated on the basis of volume, in which both variable and fixed cost are calculated on the basis of volume. ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल लिख लो आप लोग।
8 -5 3 और 8000 इंटू 3 24। कहाँ लिया आपने? 50 डिवाइड बाय 10 किया तो 5 रुपीज़ ही तो लिया आपने, और लास्ट में जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हो आप? जितने यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा ना वो डिसाइड करेगा कि मैंने वॉल्यूम कितना लिया। डिवाइड किससे किया उससे फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड तो एक्चुअली वैसे बजटेड वॉल्यूम से होता है। रिकवरी रेट अगर कभी पढ़ा हो तो फॉर्मूला बोलता था बजटेड फिक्स कॉस्ट अपॉन बजटेड यूनिट, पर जब उस रिकवरी रेट को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं कि हम एक्चुअल में कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किससे किया वो डिसाइड करेगा कि मैंने कितने वॉल्यूम का लिया। डिवाइड किससे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं। लिख लिया एग्जाम्पल? तो 2 कॉलम बना लो, मार्जिनल कॉस्टिंग सोल्यूशन लिख रहे हैं, दोनों से कर रहे हैं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स है 8000 यूनिट्स इंटू 20, तो 1,60,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना लिखेंगे? 8000 इंटू 12, 96,000। और बिल्कुल जैसा कि आप बोल रहे थे कि इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना? 64,000 एंड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट पूरा लेना एज इट इज, तो 50,000, तो प्रॉफिट आएगा कितना? 14,000। प्रॉफिट आ रहा है 14। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सेल्स तो 160 ही रहेगा और माइनस हो जाता है इसमें कॉस्ट। फिर इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों को तो एक जैसे ही करना है। तो फिर कॉस्ट में हम लिखेंगे तो 12 रुपये तो वेरिएबल था ही और फिक्स्ड हमने निकाल लिया 50 डिवाइड बाय 10, तो 5 रुपये, तो टोटल हो गया 17 रुपये एंड इंटू 8,000, 17 इंटू 8,000, 1,36,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा 24,000। एब्जॉर्प्शन में फिर कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाते ना, वो तो मार्जिनल का कंसेप्ट है कंट्रीब्यूशन, तो इसमें तो फिर एक साथ माइनस हो जाता है, वेरिएबल फिक्स्ड एक साथ लिखो। अच्छा, क्या दोनों के प्रॉफिट में फर्क आ रहा है? तो आपको क्या इंटर में ऐसे पढ़ाया हुआ रिकंसिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, तो वो डिफरेंस एक्चुअली स्टॉक की वजह से होता है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर रह गया था, ठीक है ना, कितने यूनिट का? 2000, आपने बनाए 10,000, आपने बेचे 8,000, तो 2,000 का बैलेंस बच गया है, उस वजह से प्रॉफिट में फर्क आएगा, ठीक है ना। तो अपने को रिकंसिलेशन नहीं समझना, अपने को ये समझना है हाँ दोनों में फर्क है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब मुझे बताओ कि जब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिख के थोड़ी आएगा कि मार्जिनल लगाना है या एब्जॉर्प्शन लगाना है, मुझे कैसे स्ट्राइक करे कि मुझे कौन सा लगाना है? बताओ। हमेशा मार्जिनल? अच्छा, लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब आप यही बोल रहे हो ना, एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ आपके सामने।
आप बताना क्या लगाना है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है ना, इसमें मेरे कुछ खर्चे लग रहे हैं, जैसे रेंट है 10,000 रुपए का, सैलरी है 6,000 रुपए की, डेप्रीसिएशन 20,000 रुपए का, और मेंटेनेंस है 10,000 रुपए। टोटल मिला के 46,000 रुपीज का मेरा ओवरहेड है, 46,000 रुपीज का मेरा ये खर्चा है। और इस फैक्ट्री में मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं एक्स प्रोडक्ट बना रहा हूं, और मेरे पास एक कस्टमर आया है और वो पूछ रहा है कि आप ये कितने में दे दोगे। यानी क्या पूछना चाह रहा है? सेलिंग प्राइस। क्या पूछना चाह रहा है? मेरी सेलिंग प्राइस कितने में दे दोगे, मतलब सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैं सेलिंग प्राइस बताना चाहता हूं उसको। कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस? एनी आइडिया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सारी कॉस्ट ले लो, जैसे डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, ओवरहेड ले लो, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, है ना। यही नॉर्मल तरीका होता है। डायरेक्ट मटेरियल मान लो 100 रुपए का है, डायरेक्ट लेबर 50 रुपए का है, डायरेक्ट एक्सपेंस 30 रुपए का है, और ओवरहेड की डिटेल मैंने आपको दी है। अच्छा, ये वेरिएबल लग रहे हैं, फिक्स लग रहे हैं? रेंट, सैलरी, डेप्रीसिएशन, मेंटेनेंस फिक्स्ड है, तो बताओ मार्जिनल लगा दूं? लिख दो यहां पर 46,000? नहीं ना, यहां पे एब्जॉर्प्शन ही लगता है। जब भी सेलिंग प्राइस निकालनी होती है ना, तो वो पर यूनिट निकलती है। सेलिंग प्राइस सबकी नहीं होती है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की होती है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे फिक्स कॉस्ट की, एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना, अगर मार्जिनल लगा रहे हो? तो मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा एब्जॉर्प्शन ही लगता है। बोलने की जरूरत नहीं है कि मार्जिनल लगाओ, वो हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही सॉल्व होगा। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपका हिंट दे देता हूं आपको। आपको जो मैं पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं ना, वो है लर्निंग कर्व। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा ये लर्निंग कर्व चैप्टर। तो उसमें आता था ना कि एक यूनिट की कॉस्ट बताओ या एक यूनिट की प्राइस बताओ। तो क्या वहां पर आपने कभी ऐसे किया कि फिक्स कॉस्ट टोटल लिख दो सारा? हमेशा यही बोला होगा ना कि पर यूनिट लिखना फिक्स कॉस्ट। तो क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए लगाना ही एब्जॉर्प्शन होता है। पर यूनिट आप मार्जिनल के हिसाब से कर ही नहीं सकते। पर एक सिचुएशन है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं ना अभी 10,000 यूनिट बेच रहा हूं और मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं। प्रपोजल है कि 12,000 यूनिट बेचेंगे, 9 रुपए में बेचना। मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं, मैं ये प्राइस कम करूं कि नहीं करूं। तो बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लेने की जरूरत है? डिसाइड करोगे कैसे आप? वॉल्यूम? नहीं, मैं पूछ रहा हूं डिसाइड करोगे कैसे, मतलब किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? कॉस्ट के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे? कैसे डिसाइड करोगे कि प्राइस कम करे कि नहीं करे? प्रॉफिट के बेसिस पे। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या जरूरी है कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट करें? टोटल में भी ले सकते हैं, तो यहां मार्जिनल कॉस्टिंग लगा सकते हैं। तो मतलब मैं अगर समराइज करूं तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग लगता है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगता है। तो जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर आएगा, प्राइसिंग नाम से एक चैप्टर आएगा, इन सब जगह पे हम हमेशा एब्जॉर्प्शन लगाएंगे। पर जब शटडाउन डिसीजन आएगा या इनडिफरेंस पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, की फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, मेक और बाय आएगा, तो यहां पर हम लोग हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिखिए
हमने लिख लिया था प्रॉफिट तक, है ना, तो उसके नीचे लिखना है नोट। तो नोट में लिखिए marginal costing is always used, marginal costing is always used for decision making, marginal costing is always used for decision making purposes, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। जब भी आपको बोले इवेलुएट करो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रपोजल है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नेवर एब्जॉर्प्शन, हमेशा मार्जिनल, ठीक है। और कॉमा वेरेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, whereas absorption costing is used, whereas absorption costing is used for, whereas absorption costing is used for, absorption costing is used for calculating, for calculating the cost, for calculating the cost per unit slash per batch slash per order slash per order or selling price, or selling price of the same, selling price of the same मतलब वही selling price per unit या selling price per batch या selling price per order। जैसे आप लोगों ने इंटर में कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ी थी, कॉस्ट शीट, तो उसमें कितने कॉलम बनाते थे आप लोग कॉस्ट शीट में? पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अच्छा, पर यूनिट नहीं बनवाते थे आप लोगों? कभी कभी करवा लेते होंगे कि यूनिट्स भी दे दी तो उसका पर यूनिट करो, तो वहां नहीं पूछा आपने पर यूनिट कैसे कर रहे हो? फिक्स कॉस्ट भी तो होंगी उस कॉस्ट में, पर यूनिट कैसे कर दिया? क्योंकि कॉस्ट शीट हम बनाई किस ले रहे हैं? सेल्स और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो वहां पर यूनिट करने में मना नहीं है, ठीक है। कोई बोल दे बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बोले एक बैच की कॉस्ट निकालो, करा होगा शायद आपने, है ना, कि लॉट्स में बहुत सारे बन रहे हैं, बताओ एक बैच की कॉस्ट कितनी, तो वहां आपने रिकवरी करी है, एब्जॉर्प्शन लगाया है, पर क्यों? क्योंकि वही सेम पर्पस था, सेलिंग प्राइस निकालनी है या कॉस्ट पर बैच निकालना है, तो वहां करना ही पड़ेगा। वहां ये नहीं सोच सकते कि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहता है। बात क्लियर है? तो ये बेसिक रूल्स है जो ध्यान रखना ही है आपको, तब आपको पूरा कॉस्टिंग का कोड बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक और लिखेंगे। अच्छा, एक और हिंट आया मुझे डिसीजन मेकिंग का याद, आप लोगों ने ना एफएम में भी एक चैप्टर पढ़ा है कैपिटल बजटिंग, तो कैपिटल बजटिंग भी डिसीजन मेकिंग ही कहलाता है, और वहां भी कई बार आता होगा सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो वहां भी आप लोग फिक्स कॉस्ट पूरा लमसम लेते थे, वहां कभी एब्जॉर्प्शन नहीं लगाते थे, तो रीजन वही है कि डिसीजन मेकिंग करनी है तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थोड़ा सा बेसिक रहेगा वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग करने के जो मेथड्स हैं उसमें दो तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ऐसे एक और होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और फोर्थ होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये मत सोचना कि कॉस्टिंग करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो मार्जिनल होते हैं या एब्जॉर्प्शन होते हैं। इस टॉपिक से मैं सिखाना चाह रहा हूँ कॉस्टिंग करने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन तो अपन क्लियर हो ही गए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? नहीं, वो तो क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस रिपोर्टिंग हो गई। फिर वेरिएंस निकालना इज वेरिएंस रिपोर्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम एक्चुअल कॉस्ट देखते ही नहीं है, हम अपनी कॉस्ट बजट के हिसाब से ही चलाते हैं कि हमने जो सोच लिया हम तो वही कॉस्ट मानेंगे, अब चाहे एक्चुअल में कुछ भी लग रहा हो। तो ये भी एक तरीका होता है। तो उसमें फिर हम लोग ये नहीं नोट करेंगे कि फिक्स कॉस्ट लमसम में लग रही है कि नहीं लग रही, या पर यूनिट कितने यूनिट्स बन रहे हैं, हमको मतलब ही नहीं है, हमने क्या सोच रखा है, हम तो बस उसी को अपनी कॉस्ट मानते हैं। ये भी एक तरीका लगाते हैं लोग, और उसी वजह से फिर एक्चुअल में डिफरेंस आ जाता है कि आप तो कुछ और लिख रहे हो और एक्चुअल में हो कुछ और रहा है, तो फिर हम उसका वेरिएंस निकालने बैठ जाते हैं, ठीक है। वो वेरिएंस रिपोर्टिंग हो गया। और एक नया है जो हमारे सिलेबस में रहेगा, वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वर्ड है एक्टिविटी। तो पहले तो एक्टिविटी वर्ड का मतलब समझे। एक्टिविटी मतलब होता है कोई काम, कोई टास्क जो आप परफॉर्म करोगे, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्टिविटी कर रहा हूं, टीचिंग एक्टिविटी, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलने लग गया, तो क्या है, मैं काम कर रहा हूं प्लेइंग एक्टिविटी। मैं सो रहा हूं तो इट इज अ स्लीपिंग एक्टिविटी। हम कुछ भी करते हैं तो वो एक एक्टिविटी होती है। एनी टास्क विच वी परफॉर्म इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। तो ऐसे ही बिजनेस में भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती होंगी। बिजनेस में एक्टिविटीज कैसे होती है, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मटेरियल ऑर्डर करना, मटेरियल ऑर्डरिंग, ये एक एक्टिविटी हो गई। मटेरियल रिसीव करना, तो मटेरियल रिसीविंग एक एक्टिविटी हो गई। मटेरियल इशू करना, तो इशू करना एक एक्टिविटी है, भेजना, जिसको भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए उसको मटेरियल दे दिया। प्रोड्यूस करना इज एन एक्टिविटी। मशीन को प्रोडक्शन के लिए रेडी करना इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं मशीन सेटअप। कभी सुना है ये वर्ड, मशीन सेटअप? सेटअप टाइम पढ़ाया होगा आप लोगों को शायद। तो मशीन सेटअप का मतलब क्या होता है, मशीन को प्रोडक्शन के लिए रेडी करना। जैसे उसमें ऑयलिंग करना, उसमें हीटिंग करना, उसमें क्लीनिंग करना, इसको एक्टिविटी बोलते हैं, सेटअप करना, मशीन सेटअप करना। अच्छा, प्रोडक्ट बन गया, उसको चेक कर रहे हैं कि सही बना कि नहीं बना, इंस्पेक्शन करना एक एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसकी डिलीवरी देना, तो डिलीवरी एक एक्टिविटी है। जैसे अमेजॉन कंपनी जो है, amazon.com, उसका मेन काम क्या है, डिलीवरी देना। वो खुद का तो कुछ बेच ही नहीं रही ना, वो तो दूसरों से पिक कर रही है और उसको कस्टमर तक पहुंचा रही है, तो डिलीवरी तो उसकी एक्टिविटी है। तो ऐसे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो जैसे हमने मार्जिनल में बोला कि फिक्स कॉस्ट को तो लमसम में ही लेंगे, एब्जॉर्प्शन में हमने बोला फिक्स कॉस्ट को तो यूनिट के हिसाब से लेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बोल रहा हूं यूनिट देखना ही नहीं है, जो सोच रखा है वही लेना है। पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि आप उसको एक्टिविटीज के बेसिस पे लोगे। जैसे अगर मैं डिलीवरी कर रहा हूं, तो डिलीवरी के खर्चे को नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे नहीं लेके उसको नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से लो, कितनी बार आपने डिलीवरी दी है। तो अगर मैंने 10 बार डिलीवरी दी है तो 10 बार डिलीवरी की कॉस्ट लगाओ, मैंने एक बार डिलीवर किया है, एक बार डिलीवरी की कॉस्ट लगाओ। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी वाइज करना। इसका एक एग्जांपल देता हूं जो आपने भी किया हुआ है। आप लोग मटेरियल चैप्टर पढ़ते थे इंटर में, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पढ़ाते थे आप लोग को। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? कैरिंग कॉस्ट कहां से आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट में? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। वो पर यूनिट नहीं होता था, वो पर ऑर्डर होता था। तो आपको वहां पूछना चाहिए था अपने सर से कि सर आप तो पर यूनिट ही सिखाते हो, वहां पर ऑर्डर कैसे आ गया?
क्योंकि यही आज आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर कॉस्ट को हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से बांटे, ये जरूरी नहीं होता, उसको एक्टिविटी वाइज भी बांट सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पैकिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग हो रही है, तो पैकिंग कितनी होगी, अगेन वो जितने ऑर्डर आ रहे हैं उस हिसाब से पैकिंग होगी। आज मान लो कोई मुझे 100 ऑर्डर आए आज के, तो 100 ऑर्डर की पैकिंग हुई, कल से 50 ऑर्डर आए तो 50 ऑर्डर की पैकिंग होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? विजिट्स है, आफ्टर सेल्स विजिट होते हैं, कि जैसे हमने प्रोडक्ट बेच दिया, फिर कस्टमर के घर गए कि भाई कैसा रहा, या कस्टमर नहीं बुलाया कि ये कंप्लेन है, ये प्रॉब्लम है, तो आफ्टर सेल्स विजिट में भी तो खर्चा होता है, तो उसको क्या क्वांटिटी के हिसाब से बांटते रहोगे क्या? तो हम तो ये बोलेंगे ना, नंबर ऑफ इंक्वायरीज रेज्ड या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रेज्ड, उसके बेसिस पे कॉस्ट को बांटो। तो थोड़ा ब्रॉड करना चाह रहे हैं आपकी थिंकिंग इस चैप्टर को पढ़ा के, मतलब इस टॉपिक को समझा के, कि हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से ही बांटो, ये जरूरी नहीं है। आप तो कहाँ बोल रहे थे कि फिक्स कॉस्ट को लमसम ही लो, मैं पहले फिर सिखाने लगा कि यूनिट बेसिस पे भी लेते हैं, पर अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी के अलावा और भी तरीके होते हैं जिनसे कॉस्ट को बांटा जा सकता है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। और जब ऐसा लगाएंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोल देंगे उसको। तो लिख लीजिए, मार्जिनल का मीनिंग लिखवा चुका हूं, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग लिखवा चुका हूं, एबीसी का मीनिंग लिख लीजिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग refers to the technique of costing. Activity based costing refers to the technique of costing in which costs are allocated, between the products, in which costs are allocated between the products on the basis of activities, and not on the basis of volume. In which costs are allocated between the products on the basis of activities and not on the basis of volume. Volume मतलब क्वांटिटी, नंबर, 10,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। पर अब जब एक्टिविटी बोल रहे हैं तो एक्टिविटी का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ डिलीवरी हो गया, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हो गए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अपने आएगा, एक लैंड के ऊपर क्वेश्चन है कि एक फार्मर है, उसके पास एक जमीन है, उसमें वो क्रॉप्स को ग्रो करना चाहता है, तो उसकी बहुत सारी फिक्स कॉस्ट लग रही है, तो उन क्रॉप्स के बीच में बांटना है। तो जैसे हार्वेस्टिंग की फिक्स कॉस्ट दी हुई होगी, कल्टीवेशन की फिक्स कॉस्ट दी हुई होगी, तो हम उसके क्वांटिटी के बेसिस पे उसको नहीं बांटेंगे वहां पर, उसके एक्टिविटीज के बेसिस पे, कि हार्वेस्टिंग है तो नंबर ऑफ पीरियड्स के बेसिस पे बांटेंगे, कल्टीवेशन है तो नंबर ऑफ बैग्स के हिसाब से बांटेंगे। तो अलग अलग तरीके लगाएंगे सब जगह, ठीक है। और नोट करके लिखिए, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी refers to any work, activity refers to any work that is being performed, activity refers to any work that is being performed in the business। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बिजनेस में क्या हो रहा है वो देखना है। तो एक्टिविटी रेफर्स टू एनी वर्क दैट इज परफॉर्म्ड इन द बिजनेस एंड इनकर्स अ कॉस्ट, एंड इनकर्स अ कॉस्ट, उसमें कॉस्ट भी लगनी चाहिए। कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें पैसा ही नहीं लग रहा तो फिर उसको भूल जाओ, पर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें पैसा लग रहा है तो उसको एक्टिविटी मानते हुए उसी के बेसिस पे बांटना है। तो अमेजोन का जो सारा खर्चा हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है? डिलीवरी करने में हो रहा है, तो बोलेगा मेरी डिलीवरी में कॉस्ट लग रही है, तो मैं उसको कैसे बांटू? तो नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेसिस पे बांटेगा। आ रहा है समझ में? और लास्ट लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ध्यान रखना, वेरिएंस निकालने को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बोलते हैं,
ठीक है, स्टैंडर्ड बनाने को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, उससे एक्चुअल में फर्क आता है, उस वेरिएंस निकालने को वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। तो लिखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग refers to the technique of costing. Standard costing refers to the technique of costing. Standard costing refers to the technique of costing in which estimated cost are calculated in advance, and price is calculated accordingly, full stop. In such case actual cost is not used. Full stop. However, if there is a difference between the standard cost and actual cost, if there is a difference between standard cost and actual cost, comma, then it is called variance. तो ऐसी भी कोई सिचुएशन होती होगी सर कि हम एडवांस में ही कॉस्ट निकाल के बैठ गए, तो एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे टारगेट कॉस्टिंग नाम से। मुझे बताओ, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट के बनने के बाद निकाली जाती होगी या उससे पहले ही? मतलब पहले बना लेंगे फिर प्राइस निकालेंगे, या पहले ही प्राइस निकाल ले फिर बनाएंगे? हाँ, देखिए आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल तो प्राइस पहले ही निकालना होता है। पहले क्या होता था, हम लोग सोचते थे अच्छा पहले बना लेते हैं, फिर जो भी कॉस्ट लगेगी देख लेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट लगा देंगे और बेचने निकल जाएंगे, और फिर पता चलता था कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि आपने प्राइस बहुत ज्यादा रख दी। आपने तो सोचा ही नहीं कस्टमर के हिसाब से, आपने तो बस बना दिया और महंगा बना दिया, तो महंगी चीज अब कोई खरीदता नहीं है। पहले सेलर्स मार्केट होता था। सेलर्स मार्केट का मतलब होता है जितने में बेचोगे उतने में ले लेगा, क्योंकि पहले कंपटीशन नहीं होता था। आजकल हर चीज में कंपटीशन है, और फिर आप सोचोगे बना लेते हैं, फिर प्राइस निकाल लेंगे दे देंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो अब रिवर्स होने लगे अप्रोच। आप पहले ही कस्टमर से पूछ लो कितने में लेना है, तो एक टारगेट प्राइस बन जाती है हमारे लिए। फिर उसमें से अपना प्रॉफिट हटा लो, कि जैसे मान लो कस्टमर बोल रहा है मैं तो 10 रुपए में लूंगा, तो ठीक है आप बोलो 1 रुपए तो कमाना ही है, 9 रुपए में बनाना है, तो वो आपकी टारगेट बन गया पहले से कि आपको 9 रुपए में ही बनाना है। तो आप अपना डिजाइन ही उस हिसाब से बनाओगे कि 9 रुपए में ही बने बस। अगर 9 रुपए में रेडी नहीं हो सकता तो आप नहीं बनाओगे, अगर 9 रुपए में बन पाएगा तो ही आप प्रोडक्शन शुरू करोगे। तो मतलब एक्चुअल तो बहुत बात की बात है, अभी तो एस्टिमेट ही करते रहना है कि 9 में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वहां लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ में आ रही बात? तो अपने एनवायरनमेंट को भी बदलते हुए देखो, ठीक है। पहले होता था कि कॉस्ट निकाल के जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे प्रॉफिट लगा के प्राइस में बेच दो। आज का जो एनवायरनमेंट है वो बोलता है स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ता है। एक बार जो एस्टिमेट कर लिया ना वही फॉलो करना पड़ता है, चाहे एक्चुअल में डिफरेंस आता रहे, और इसीलिए फिर वेरिएंस निकालना पड़ता है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है।
तो ये आपका बेसिक्स ओवर हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वैसे तो नॉर्मली मैं बेसिक्स में एक और चीज़ लिखवाता हूँ, दैट इज कॉस्ट शीट, पर आप लोग को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है क्या, या मुझे लिखवा दूँ? क्योंकि कई बार वो टर्म्स भी यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आता है आप लोग को कैसे निकालते हैं? तो जल्दी से आप सुना दो एक बार। नहीं, नहीं याद है? हाँ आप बताओ। आप बताओ, आपने सारी लाया, हाँ। शुरू से बताना एकदम। कॉस्ट शीट, हाँ, पहला पॉइंट ही गलत। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थोड़ी बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ फिर, हाँ नहीं, बीच में एक और आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखो भूल रहे हो ना, लिख ही लो, एक काम करो, वरना बाद में दिक्कत आएगी। आता है पर क्या है, भूल जाते हैं कभी कभी, तो लिखा रहेगा तो याद कर पाएंगे। कॉस्ट शीट का भी फॉर्मेट बना लो। कभी कभी हम कुछ क्वेश्चंस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से ही करते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मेट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर ही आएगा, वहाँ पे हम लोग खूब कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो इसलिए फॉर्मेट लिखवा ही दे रहा हूँ। तो बेसिक्स में मैंने आपको ये सिखाया कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलते, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं। ऐसे तो फिर लगेगा कि परचेज करा है वो भी कॉस्ट में लिख दो, पर वो नहीं होती है कॉस्ट, जो यूज किया है वही कॉस्ट है, तो इसलिए लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में प्लस करते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इससे आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। अच्छा, इसको प्राइम कॉस्ट ही क्यों बोलते हैं? हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, पर प्राइम कॉस्ट क्यों बोलते हैं? प्राइमरी, ये मेन है, यही तो बोला था, डायरेक्ट मेन है, डायरेक्ट लेबर मेन है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव मेन वाला खर्चा है, बाकी तो सब एंसिलरी होते हैं, तो इसलिए प्राइमरी है ये, इसलिए प्राइम कॉस्ट नाम रखा गया। और बिल्कुल इसी को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। और प्लस करते हैं फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब लिखेंगे तो फिक्स्ड या वेरिएबल? ओवरहेड तो दोनों ही हो सकते हैं, तो फिक्स्ड या वेरिएबल? बोथ, तो मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट शीट किस लिए नहीं बना रहे हैं? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो यहाँ क्या लगेगा? एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रिकवर्ड आता है, एक्चुअल नहीं आता है, यहाँ पर रिकवर्ड वाला लिखा जाता है। यहाँ पर भूल गए होगे, बाकी कॉस्ट इंटर के क्वेश्चंस में यहाँ पर रिकवर्ड आता था। तो फैक्ट्री ओवरहेड, तो इससे हमारा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाता है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फिर प्लस करते हैं इसमें ओपनिंग WIP स्टॉक, और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP स्टॉक। अच्छा, WIP की वैल्यू कैसे निकालते हैं? WIP की वैल्यू कैसे निकालते हैं? WIP तो मतलब अधूरा है ना, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ओपनिंग WIP की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूं? क्लोजिंग WIP की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूं? तो एक चैप्टर होता था आप लोग के इंटर में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंसेप्ट, वो सिखाता था कि WIP की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन देखा जाता है कि WIP कितना बन गया, और जितना बन गया उतनी कॉस्ट उसमें ऐड कर देते थे।
तो ये हमारे भी एक चैप्टर है जिसमें WIP का वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। क्लोजिंग WIP या ओपनिंग WIP LOC पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ कंप्लीशन, कितना काम हो गया, और इससे हमारा वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट में फिर ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड होता है यहां पर पहले, और इसमें ऐड होता है प्राइमरी पैकिंग। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पैकिंग दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वो प्राइमरी पैकिंग अब होती है जब गुड्स बन जाते हैं तब उसकी पैकिंग करी जाती है, और अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इनकर करनी हो तो वो भी यहीं पे इनकर होता है। जैसे इंस्पेक्शन किया तो उसमें कुछ डिफेक्टिव निकल गया तो उसको ठीक करने की कॉस्ट लगी, वो यहीं आएगा। और वैसे तो एक चीज माइनस भी होती है, पर अपने क्वेश्चंस में आएगा नहीं, पर फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। और अगर कोई डिफेक्टिव है, स्क्रैप है जो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उसको बेच दो, वो इसमें से माइनस भी होता है। तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हुआ बोलो, कोई डाउट है? हाँ अब आएगा ना। नॉर्मल स्क्रैप मतलब एबनॉर्मल स्क्रैप भी होता है क्या? क्या कौन सा स्क्रैप बोल रहा है? चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्लस ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो इससे आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर इसमें ऐड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे हम बोले फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, तो है तो मैनेजर पर फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जाता है। पर अगर मैं बोलूँ डायरेक्टर सैलरी, ऑडिटर सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, ये जनरल है, तो वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आता है। और ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है, अगर प्रॉफिट पूछे और सेल्स पूछे तो प्रॉफिट बता देगा, ठीक है, दोनों में से एक चीज गिवन होती है। ये मैंने इसलिए भी लिखवाया आपको, एक बार एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से यही पूछ लिया कॉस्ट सुनो, और जब उसने सुनाया तो 2-3 आइटम मिस कर दिए, तो उसमें बोल दिया प्राइमरी पैकिंग बताओ कहाँ आता है, अब बोले पता ही नहीं। तो ये उसलिए भी है, इंटरव्यू में पढ़ के जाना है, ठीक है, कॉस्ट शीट जरूर याद करके जाना, काम आता है। ठीक है, तो विद दिस अपना ये बेसिक्स ओवर होता है। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, लर्निंग कर्व। ऑलरेडी आता होगा आप लोगों पर, हो सकता है कि मैं कुछ नया सिखा दूं, तो इसलिए पढ़ेंगे अपन लर्निंग कर्व।